नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब साल 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री का पदभार संभाला था, तब वामपंथी उग्रवाद को जम्मू कश्मीर से भी बड़ी चुनौती माना जा रहा था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उनका दावा है कि मार्च 2026 तक देश नक्सली खतरे से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन हुए हैं, उससे तो काफी फर्क नजर आया। बाबूजमाड़ के इलाके में थोड़ी खामोशी थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ बदल रहा है। लेकिन आप लोगों ने आजकल कुछ नोटिस किया है? दरअसल अब नक्सलियों ने सरकार के साथ शांति वार्ता का निमंत्रण भेजना बंद कर दिया है। खबर है कि नक्सली फिर से एक्टिव होने लगे हैं। जैसे मुखबिरी के शक में लोगों को मारना, मुख्य धारा से जुड़ने वाले ग्रामीणों को नक्सली परेशान कर रहे हैं। नक्सलियों का सुप्रीम लीडर बसवराजू तो मारा गया, लेकिन अब सवाल है कि नक्सल संगठन का नया मुखिया कौन होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा और कई सवाल हैं, उन्हें टटोलने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा असर भी नजर आया है। लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले अगर अभी की हम बात करें तो नक्सली पहले शांति वार्ता की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो बड़े बदलाव नक्सली संगठनों में हुए हैं एक्शन के बाद, वहां पर क्या स्थिति है वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनके सामने अब कितनी बड़ी चुनौती है। बसवराजू नहीं है अब उनके साथ, ऐसे कई बड़े लीडर्स अब उनके बीच नहीं है, कई बड़े चेहरे अब उनके बीच नहीं है, तो मुश्किल उनके सामने है। लेकिन क्या वे फिर से एक्टिव हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए, सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं एमपी नथानियल साहब, रिटायर्ड आईजीपी सीआरपीएफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी, नक्सल मामलों के जानकार। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास तिवारी और नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले एक अपडेट विकास भाई आपसे समझना चाहेंगे, जो अभी स्थिति है उससे लेकर। एक हमने यहां पर बड़ा फर्क महसूस किया है कि पहले शांति वार्ता की कोशिश कर रहे थे नक्सली संगठन के लोग, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से उन्होंने पत्र लिखना बंद कर दिया है। तो क्या कैसे स्थिति है वहां पर, क्या कुछ चीज आप देख रहे हैं? एक अपडेट देखिए, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तो उन्होंने बार बार अपने चुनावी भाषण में दावा किया था कि जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इसे सबसे बड़ी आंतरिक समस्या माना था, माओवाद को, उसे जैसे ही अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले उसको समाप्त किया जाएगा, ये दावा किया था। छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनी बीजेपी की। नो डाउट 2024-2025 में माओवादियों के खिलाफ इस तरह से ऐतिहासिक ऑपरेशन किए गए कि जिसमें 217 माओवादी 2024 में मारे गए और लगभग अब 250 के आसपास की संख्या 2025 में भी पहुंच रही है। और यहाँ तक कि उनका जो शीर्ष माओवादी नेता है, जो पूरे दंडकारण में अब तक के ऐतिहासिक विजय है जवानों की, कि उन्होंने उनके महासचिव को भी मार गिराया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक सफलता मिली है। और इस दरमियान ये देखने को भी मिला कि सरकार ने जो दावा किया था कहीं ना कहीं अब उसके करीब पहुंचती दिख रही है। इस बीच जब 2024 और 25 में ऐतिहासिक तरीके से जवानों ने ऑपरेशन करना शुरू किया, माओवादियों को उनके उस इलाके में जाकर नुकसान पहुंचाया जिस इलाके में माओवादी हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना करते थे। स्थिति ये हो गई कि बीते दिनों अगर आपको याद हो, कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में सबसे बड़ा ऑपरेशन चला, वो उनका आखिरी सबसे सुरक्षित पनाहगार था, जिसे माओवादियों के चंगुल से जवानों ने उड़ा लिया। ऐसे समय में माओवादियों ने दूसरी तरकीब अपनाना शुरू की और उन्होंने शांति वार्ता को लेकर पर्चा जारी करना शुरू किया। आपने देखा होगा, सबसे पहले अभय, फिर रुपेश, इन्होंने लगातार सरकार से बातचीत को लेकर अपनी तरफ से पहल करने की शुरुआत की। आपको ये भी याद होगा, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री रहे विजय शर्मा जी, उन्होंने इस बात का अपने बयान में कई बार कहा कि अगर माओवादी सामने आकर बातचीत नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से भी सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है। लेकिन माओवादियों ने अपनी तरफ से कोई भी पत्र नहीं जारी किया। लेकिन जब उनका नुकसान ज्यादा होने लगा, जब उन्हें लगने लगा कि अब सरकार उन पर बहुत ज्यादा आक्रामक हो रही है, तब उन्होंने शांति वार्ता को लेकर पर्चा जारी करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच जब सरकार मजबूत हो गई और उन्होंने उनके चीफ को मार डाला, बसवराजू को भी मुठभेड़ में मार गिराया, उसके बाद से एक फर्क और देखने को मिला कि उसके बाद से माओवादी अब छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार से शांति वार्ता को लेकर कोई पर्चा जारी नहीं कर रहे, बल्कि उनका जो पर्चा का जो भाषा से, उनके पर्चा की जो भाषा शैली थी कि अमित शाह को वो माननीय और विजय शर्मा जी को भी माननीय और इस तरह के आदरणीय वाले सूचक
शब्दों का प्रयोग करते थे, उन शब्दों का प्रयोग फिर से हटाकर डीआरजी के गुंडे, अमित शाह को भी जिस तरह से, और फिर पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, जो पुराना पैंतरा था, उन्होंने अपने पत्रों में लिखना शुरू किया, जिससे इस बात की तरफ इशारा हुआ कि माओवादी जो बीते दिनों के बीच में कुछ समय के लिए शांति वार्ता को लेकर पत्र जारी कर रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो उनका छद्म रूप था या उनका कोई ट्रैप था शांति वार्ता को लेकर, लेकिन जैसे ही लगा कि उनके चीफ को भी मार दिया गया तो वो फिर से वापस अपने पैटर्न में आ गए। आप देखें बीते दिनों लगातार उनके द्वारा जो है मुखबिर के शक में हत्याएं की जा रही हैं। जो दिनेश मोडियामी जो एक सरेंडर्ड माओवादी, उसके 3 परिवार वालों को, जिसमें 13 साल का एक स्टूडेंट भी है, उसकी भी निर्ममता से हत्या की गई। आईडी बम लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसमें सुकमा में एडिशनल एसपी तक की मौत हो गई। तो वो पुराना पैटर्न वो फिर से अपनाने पर शुरू हो गए, और ऐसा लगता है कि वो जो शांति वार्ता थी वो कहीं ना कहीं एक क्षण था उनके द्वारा किया जाता। बिल्कुल नथानियल साहब, एक बड़ा सवाल है, जैसा हमारे सहयोगी विकास जी ने बताया कि क्या कुछ चीजें यहाँ पर चल रही हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या आपको भी लगता है, निश्चित तौर पर हमें नक्सली मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है, सुरक्षा बल के जवानों को, सरकार को, हम सभी को, लेकिन क्या नक्सली फिर से एक्टिव होने लगे हैं? क्या वजह है कि वे अब इससे पहले जो शांति वार्ता की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही थी, अब वो चीजें नजर नहीं आती? आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी ये है कि इनको पता है कि ये ज़्यादा दिन टिक नहीं सकते और इनके लिए काफ़ी खतरा है हर जगह, और क्योंकि काफ़ी इनके लोग मारे गए हैं, इनका जो लीडर थे बसवराज वो ही मारे गए हैं, और जहाँ पर अबूझमाड़ में पहले इनका पूरा कब्जा था वहाँ से भी हटा दिए गए हैं। तो अब इनको जो है सिर्फ दहशत फैलाकर ही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में ऐसे कोई मैसेज ना जाए कि ये ख़त्म हो गए हैं करके। बिल्कुल, तो दहशत इसलिए फैला रहे हैं ताकि ये साबित करें वहाँ के लोगों को, गांव वालों को, कि हम अब भी मौजूद हैं और हम अब भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और इसमें यह है कि ये ज़्यादातर आईईडीज़ की इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि आईईडीज़ में इनका कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होता। आईईडी लगा के ये कहीं दूर से उसको रिमोट से उड़ा देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस को। या आईईडीज़ ऐसे हैं जिसमें किसी के पैर रखने पर वो दब जाता है तो आईईडी ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरीके का ही ये टैक्टिक्स अपना रहे हैं। इससे पहले तो ये काफ़ी तादाद में अटैक वगैरह करते थे, एम्बुश करते थे और काफ़ी तादाद में घेर भी लेते थे सिक्योरिटी फोर्सेस को। अब इनके पास उतनी तादाद है नहीं, और इसीलिए क्योंकि ये खुद अपनी जान को भी बचाना चाहते हैं, आईईडी ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और लोगों के बीच में ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि अभी भी हम लोग बिल्कुल चालू हैं, हम लोग ख़त्म नहीं हुए नक्सलाइट्स। और उस दहशत से लोगों को डरा के रख रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं ताकि लोग जो हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को ना दें। जब से अबूझमाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस का कब्जा हो गया है, इंफॉर्मेशन काफ़ी आने लगी है सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसके आधार पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं और कई इनके मारे भी जा रहे हैं। पहले जो प्रेशर था इनके ऊपर, जिसमें 30-30, 40-40 लोग मारे जा रहे थे, तब इन्होंने ज़रूर ये आगे आके इन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हमें टॉक्स करना चाहिए, पीस टॉक्स करना चाहिए। अब ऐसे आइडियोलॉजी वालों के साथ पीस टॉक्स का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली इनका आइडियोलॉजी है टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट बाय आर्म्ड रेबेलियन, कि सरकार को हटाया जाए और इनके लोग उसमें आ जाएं। लेकिन ये तो बिल्कुल नामुमकिन है और पीस टॉक्स का इन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारे गृह मंत्री ने भी बहुत साफ तरीके से बता दिया है कि पीस टॉक्स का कोई मतलब नहीं है। जो भी आगे आके सरेंडर करना चाहते हैं वो आगे सरेंडर करें, और जो लाभ मिल रहा है सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से, छत्तीसगढ़ सरकार से, उड़ीसा सरकार से, उस लाभ का फ़ायदा उठाएं। पीस टॉक्स का इन चीज़ों में कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनका आइडियोलॉजी है, बेतुका आइडियोलॉजी है, इसमें कोई दम नहीं है। तो पीस टॉक्स का इनके साथ कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसीलिए हमारे गृह मंत्री ने इनको बता दिया है कि पीस टॉक्स का मतलब नहीं है, आप आके सरेंडर करें और पूरा लाभ उठाएं जो सरकार आपको दे रही है सरेंडर्ड नक्सलाइट्स को।
लेकिन बड़ा तो सवाल ये ये है ना सर कि इससे पहले ये पत्र लिखा करते थे, अब नहीं लिख रहे, तो क्या एक नक्सली अपने मुमकिन सीमाओं को नहीं समझ रहे हैं या समझ रहे हैं, इसके पीछे कुछ रणनीति है? आएंगे इन तमाम सवालों को लेकर मनीष जी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले एक अपडेट, सहयोगी नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। नीलेश, एक बड़ा सवाल यह है कि मुखबिरी के शक में लोगों को मारना, मुख्यधारा से जुड़ने वाले ग्रामीणों को परेशान करना, एक फिर से वापस अपने खौफ को दिखाने की जो कोशिश है, ये किस तरफ इशारा करती है? इससे अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो क्या कोई इंपैक्ट आप देखते हैं, कोई बदलाव आप देखते हैं बीते दिनों के मुकाबले? देखिए, पहले भी जो जिक्र होता रहा है और अभी भी कि जब नक्सली अगर अपनी ताकत दिखाना चाहेंगे, नक्सली अगर ये इस बात का एहसास दिलाना चाहेंगे कि वो अभी भी उतनी ही मजबूती से अपनी लड़ाई, जिस लड़ाई की वो बात कहते हैं वो लड़ रहे हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे? क्योंकि वो किसी पब्लिक फोरम पर आकर कभी कुछ बात नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी जो संगठनात्मक, क्योंकि बैन, उनकी पार्टी जो है वो बैन पार्टी है, असंवैधानिक मानी जाती है। तो ऐसे में ना तो पब्लिक फोरम पर आकर कोई बात रख सकते हैं, ना कोई आम जनसभा कर सकते हैं, ना ही कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें लोगों के पास, अब पहले जैसे हुआ करता था, हम इतिहास नक्सलियों के पढ़ते हैं कि ग्रामीण इलाकों में उन्होंने बड़े बड़े तालाब बनवाए, वहां पर लोगों का भरोसा जीतने के लिए वहां पे सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की। प्रशासन, शासन की ओर से जो वहां पर काम करने वाले लोग थे, अगर वो परेशान करते थे तो उनके खिलाफ काम करके ग्रामीणों की मदद की। ऐसी तो कई सारी कहानियां बस्तर के जंगलों में या नक्सल संगठन से जुड़ी कहानियां हैं। लेकिन अब उनको अगर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, क्योंकि जब वो कुछ भी नहीं करते हैं तब इसी बात की चर्चा होती है कि नक्सली अब बैकफुट पर आ गए हैं, वो खत्म होने की कगार पे हैं, लगभग अंतिम सांसें गिन रहे हैं। ऐसे में जब उनको अपना मैसेज देना होगा कि हम अभी भी मजबूत हैं और उतनी ही मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो जो अभी कोशिशें कर रहे हैं, जैसे कि हालांकि कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें उनके ऊपर काफी गंभीर सवाल भी हैं, क्योंकि जैसे एक 13 साल के बच्चे को मार देना या फिर इस तरह के आम ग्रामीणों को मारना, लेकिन वो स्थिति, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। और यही एक कारण है कि जब फोर्स से अभी सीधे तौर पे लड़ाई उनके, अगर जो, क्योंकि फोर्स काफी अंदर तक घुस चुकी है, काफी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और सिर्फ नुकसान नक्सलियों को पहुंच रहा है, फोर्स को कम नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में अपनी दहशत कायम रखने के लिए कह सकते हैं, या फिर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है मनीष जी, नथानिएल साहब ने अपनी बात रखी, हमारे दो सहयोगी हैं उन्होंने अपनी बात रखी। क्या आपको भी लगता है, आप क्या किस तरीके से देखते हैं, क्या ऐसा आपको लगता है कि नक्सली अपनी मुमकिन सीमाओं को नहीं समझ रहे हैं, या उनके अंदर ही कोई मुश्किल है जिस वजह से अब उन्होंने अपना पैंतरा बदल लिया है? और इस बीच हमारे साथ शुभ्रांशु चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आते हैं आपके पास। मनीष जी प्लीज। नक्सलवाद जो है वो कहीं न कहीं एक नक्सल संगठन है, वो भूमिगत संगठन है और उसकी सारी गतिविधियां कहीं न कहीं भूमिगत रहती है, अज्ञात रहती है और उनकी जानकारी सिर्फ उनके संगठन के टॉप लीडर्स को ही रहती है। तो इसलिए उनकी जो रणनीति है आमतौर पर वो हमेशा बदलती रहती है। जब से छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश के दौरान नक्सलवाद यहाँ पर फैला हुआ है, नक्सली बार बार जो है वो अपनी रणनीति में परिवर्तन किए हैं। जब जब वो कमजोर हुए हैं, वो वेट एंड वॉच की जो पोजीशन लेकर के जो है फिर से आईडी और जो स्मॉल एक्शन जो उनकी टीम है, ये कहीं ना कहीं इसके सहारे वो अपने खौफ का जो है वो फिर से वहां साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, जिसके चलते वो एक जो दहशत का वातावरण है जो कहीं ना कहीं नक्सलियों के लिए यूएसपी है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है उन इलाकों में आज भी इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी लोग फोर्स के साथ नहीं है। आज ऊपरी तौर पर चाहे कोई कुछ भी कह रहे कि भाई 2026 में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, सरकार अपनी रणनीति भी बना चुकी है, घोषित कर चुकी है, डेडलाइन घोषित कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्री ने, बावजूद इसके नक्सली कमजोर भी हुए हैं, फिर भी जिस तरीके से नक्सली अब वापसी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की रणनीति का जो बदलाव है वो है। आमतौर पर ये देखने में आ रहा है कि किसी भी इतने बड़े संगठन का अगर चीफ मारा जाए और नया चीफ अभी तक घोषित ना हो और उसके बावजूद संगठन चल रहा है, ये अपने आप में मानना चाहिए कि नक्सलियों की रणनीति की जो गहराई है वो काफी हद तक नीचे लेवल तक पहुंच गई है। दूसरी बात जो आ रही है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्मॉल एक्शन टीम को उन्होंने एक्टिवेट किया है,
लगातार घटनाओं को अंजाम दिया है। एक एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी शहीद हुए हैं नक्सल वारदात से। तो और जिस तरीके से जो आत्मसमर्पित नक्सली के परिवार को उन्होंने टारगेट बनाया है, कहीं ना कहीं वो बैक डोर से वापसी की कवायद कर रहे हैं। पर एक बात यह भी समझना पड़ेगा कि नक्सलियों को बहुत नुकसान हो चुका है। उनका संगठन जो है वो काफी हद तक कमजोर हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। इसलिए अभी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति है। और ऐसा जिस तरीके से लगता है कि जैसे पहले जन जागरण अभियान चला, उसके बाद फिर सर्वा जुलूम चला, और अब नक्सल ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स जो है डोमिनेट करके जो है वो उन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन कर रही है। ये 3 ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें से 2 परिस्थितियों में नक्सलियों ने अपने आप को वापस लाया। चाहे 2 बार महेंद्र कर्मा ने जन जागरण अभियान चला, और जन जागरण अभियान में भी नक्सलियों को बहुत नुकसान हुआ। उसके बाद सर्वा जुलूम से जो नक्सलियों को नुकसान हुआ, उससे भी हम सब वापिस है। पर कहीं ना कहीं नक्सलियों की जो रणनीति है, जो छिप करके वार करने की उनकी जो गुरिल्ला टैक्टिस है, वो कहीं ना कहीं नक्सलियों को वापस लाती है। और यही कारण है कि इतनी बड़ी सफलता के बाद भी आज जो अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण खामोश है। विकास तिवारी जी ने जिस तरीके से कहा कि अंदरूनी इलाकों का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं आज जो वेट एंड वॉच की स्थिति है, और वो काफी कुछ कह रहा है। लेकिन जो हालात हैं, उन हालातों में मुझे लगता है अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और निश्चित तौर पर वेट एंड वॉच की स्थिति तो है। शुभ्रांशु जी, नक्सली मोर्चे पर कहां कितनी चुनौती आप देखते हैं? क्योंकि बीते दिनों एक रुख नजर आ रहा था नक्सली मोर्चे की तरफ से, नक्सलियों की तरफ से वे शांति वार्ता की बात कह रहे थे। अब वहां एक बड़ा फर्क नजर आया है और बीते दिनों में बहुत बदलाव आया है। तो ऐसे में मार्च 2026 तक का जो टारगेट है, आप कहां कितनी चुनौती देखते हैं? जैसे मनीष जी ने कहा कि नक्सलियों को मार तो बहुत जोर की पड़ी है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 5 साल बनाम 50 साल। ये जो अभी का जो अभियान है वो 2-3 साल का या 5 साल का अभियान है। और कहते हैं ना, मरा हाथी भी लाखों का होता है। तो जो काम उन्होंने 50 सालों में किया है, जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा था अबूझमाड़ में, और उन्होंने कहा कि लगभग 90% गांव अबूझमाड़, जो कि माओवादियों का हेडक्वार्टर है, आप जानते हैं, वहाँ 235 गांव हैं और 18 गांव में पुलिस ने कैंप लगाए हैं। वो बड़ी सफलता है कि अबूझमाड़ के अंदर में 18 गांव में कैंप लगाए हैं, पर उस कैंप का असर उसी गांव तक सीमित है और उसके बाद नक्सलियों का ही राज चल रहा है। यद्यपि नक्सली अभी दिखते कम हैं, तो नक्सली कमजोर बहुत हुए हैं। जैसे पिछली बार जब मुझे फोन आया था अबूझमाड़ से, तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने विषय रखा है कि अगला नेता कौन, तो नंबर 2 जो उनका है, वेणुगोपाल जिनका नाम है, जिनको अबूझमाड़ में सोनू के नाम से कहा जाता है, वो भाग रहे हैं। और वो भागकर ये जो प्रेस नोट्स की जो आप बात कर रहे हैं, आज भी उन लोगों ने एक प्रेस नोट निकाला है जो तेलंगाना सरकार के लिए है। तो ये लोग तेलंगाना में या महाराष्ट्र में कभी बैठकर प्रेस नोट, अभी जैसे हम कहते हैं ना फेसबुक टाइगर, तो माओवादी बहुत कमजोर हुए हैं, लेकिन वो खत्म नहीं हुए जो कि हर कोई कह रहा है, क्योंकि ये उनका 50 साल का काम है, 50 साल से भी ज्यादा का काम है। इनको बहुत जोर से मार पड़ी है। पर अब जैसे बात यहाँ पर हो रही है कि शांति वार्ता नहीं होनी चाहिए। शांति वार्ता होने से कौन बचेगा? शांति वार्ता होने से हमारे आदिवासी बचेंगे। आप जानते हैं कि आज जो छत्तीसगढ़ का माओवाद है वो 99% आदिवासी और 1% ये जो नेता हैं जो बाहरी लोग हैं, उसमें से कई भाग गए हैं, कई मारे गए हैं, थोड़े बचे हैं। लेकिन जो 99% हैं, इनको मार के हम लोग को क्या मिलने वाला है? ये हमारे भाई बहन हैं, भटके हुए भाई बहन हैं, गलत रास्ते में गए हुए लोग हैं। इनकी जान बचाकर अगर बस्तर में शांति आए, आप 1000-1500 लोगों को मारेंगे अगर आप बात ही हम नहीं करेंगे। आप तालिबान से बात कर सकते हैं। ठीक है शुभ्रांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जान बचाने की बात, लेकिन ये तो विकल्प है ना सर, मुख्यधारा से जुड़ने का विकल्प है। आखिर क्या वजह आप मानते हैं कि वे मुख्यधारा से नहीं जुड़ रहे?
देखिए वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो कोई डाकू समस्या नहीं है ये। और वो राजनीति से हम असहमत हैं, लेकिन राजनीतिकों से बात होनी चाहिए। आप तालिबान से बात कर सकते हैं, आप दुनिया में जितने टेररिस्ट हैं सबसे बात कर सकते हैं, ये तो टेररिस्ट भी नहीं है। ये एक एक विचारधारा में विश्वास करते हैं जो हिंसा में विश्वास करती है ना। अभी प्रश्न ये है कि क्या आप ये जो 1000-1500 बचे हुए हैं वो भी मारेंगे, आप भी मारेंगे, क्या यही उद्देश्य है हमारा? हमारा उद्देश्य है शांति लाना, हमारा उद्देश्य है कि प्रगति हो। ठीक है ना इससे शुभ्रांशु जी, लेकिन ये कोशिश तो है ही, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप जरा क्लियर करें कि सरकार ने ये जो विकल्प रखा है कि आप मुख्य धारा से जुड़े, आपको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, सारे विकल्प तो हैं ही सर। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी बड़े हम किसी बड़े लीडर को भेजें या कोई बड़ा अधिकारी जो है वो बिना हथियार के उनके बीच में पहुंच जाए, उनसे बातचीत करे, उनके आइडियोलॉजी को सलाम करे, तब जब उन्होंने हजारों लोगों की जान ले ली है। तो अब एक ही विकल्प है उनके पास, जो अभी विकल्प है कि वे मुख्यधारा से जुड़ सकते हैं। तो मुख्यधारा से क्यों नहीं जुड़ रहे, मरना क्यों चाहते हैं? तो आप बुश की जैसे बात कर रहे हैं कि आइदर विथ अस और अगेंस्ट अस। देखिए वो एक राजनीतिक लोग हैं और ये राजनीति की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों का सिर्फ यही सोचना है कि ये जो 99% छत्तीसगढ़ी आदिवासी हैं इनका कत्लेआम किया जाए, जो कि हो रहा है, मिलिट्री सोल्यूशन एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के और भी तरीके होते हैं। आपने माओवादियों को खत्म कर दिया है, वो बचे नहीं हैं। आखिरी बचा हुआ है जो इनको बचाकर भी शांति लाई जा सकती है। तो हमारा अनुरोध तो यही होगा कि सरकार ने शांति की बात कही है, माओवादियों ने शांति की बात नहीं कही है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही नई सरकार आई तो शांति की बात सरकार ने करी, सरकार पीछे गई। माओवादी तो कभी भी शांति की बात नहीं करते थे, वो हमेशा इसका विरोध करते थे। तो सरकार पर हमको दबाव बनाना चाहिए कि शांति लाना है, समस्या हल करना है, लेकिन अगर 1000-1500 लोगों की जान बचाई जा सके वो एक बेहतर तरीका होगा। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है शुभ्रांशु जी, बड़ा सवाल है ये। विकास जी आपसे समझना चाहेंगे, जो शुभ्रांशु जी कह रहे हैं कि एक पहल होनी चाहिए क्योंकि ये भूले भटके लोग हैं, मुख्यधारा में शामिल करने की एक पहल होनी चाहिए, उनका खात्मा बेहतर विकल्प नहीं है। आप किस तरीके से, क्या स्थिति है, क्या कुछ कोशिश की गई है, क्या कहेंगे आप? और इसके साथ एक सवाल सुप्रीम लीडर को लेकर भी है, परिस्थितियां कैसी हैं? क्या सुप्रीम लीडर कोई चुना जाएगा या ऐसी परिस्थिति नहीं है? और अगर चुना जाएगा तो उसके सामने क्या चुनौती होंगी? कौन से चेहरे हैं जो इस रेस में आगे हो सकते हैं? दोनों ही सवाल विकास। देखिए शांति वार्ता को लेकर जो शुभ्रांशु जी ने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि वाकई में अगर शांति वार्ता से बस्तर के आदिवासियों की जान बचाई जा सकती, वो आदिवासी जिन्होंने अपनी परिस्थिति बस हथियार उठाया था। जैसे बीते दिनों कोई एक बड़े नेता बोल रहे थे कि रसिया में माओवाद का क्या अंत हुआ, चाइना में क्या स्थिति है। तो मैं उनसे यही सवाल करना चाह रहा था कि जो हिड़मा है पुअर्ती का, उसने कभी माओवाद की किताब पढ़कर हथियार नहीं उठाया, उसने अपने कंडीशन को देखकर हथियार उठाया। उसे जिस तरह से भी बरगलाया गया हो या जो भी शब्दबाग दिखाए गए हो या जिस तरह की क्रांति से उसे जोड़ा गया हो, पहले हथियार उठाया उसने, बाद में उसने माओवाद को पढ़ा, समझा और माओवाद की तरफ उसका विचारधारा की तरफ बढ़ा। तो उन आदिवासियों को बचाने के लिए ही शांति वार्ता की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शांति वार्ता की तरफ बढ़ रहे हैं तो घुटने टेक दे रहे हैं। तो रहा सवाल ये कि इस पर लेकिन सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है। सरकार कभी भी शांति वार्ता को लेकर अगर आगे बढ़ती तो 2004 में जो शांति वार्ता हुई, सबसे पहली जो बैठक, वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो विफल हो पाती, क्योंकि सरकार ही उसमें पीछे हट गई थी। माओवादियों ने भी इसको लेकर कई बार आरोप लगाया है सरकार पर। और रहा सवाल कि अब जिस तरह से, हालांकि पुलिस के अधिकारियों से आप बातचीत करेंगे तो वो बोलते हैं कि अब तो संगठन 31 मार्च तक ही समाप्त हो जाएगा, तो उनका महासचिव कौन बनेगा इस पर बात ही क्यों की जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 31 मार्च तक, जिस तरह से हमारे साथ मनीष भैया भी हैं, उन्होंने भी कहा कि इंतजार करना होगा 31 मार्च तक कि उसके बाद क्या होगा। और अभी से, चूंकि हम पत्रकार हैं, हम और ना हम अधिकारी हैं ना हम नेता हैं कि हम दावा और वादा करें, हमको एनालिसिस करना चाहिए 31 मार्च के बाद क्या होगा, और उसके लिए 31 मार्च का ही इंतजार करना सबसे ठीक होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक पार्टी है। ये बात अलग है कि हमारे लोकतंत्र के देश में उसे बेंच कर दिया गया, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई तो महासचिव बनेगा। कौन बनेगा महासचिव? मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले बसवराजू के मारे जाने के बाद 15 की संख्या में 4 पोलित ब्यूरो और 11 सीसी बचे हुए थे, लेकिन अब उसमें से और मारे गए हैं, तो अब 4 पोलित ब्यूरो और 9 सीसी अभी भी बचे हुए हैं।
सीनियरिटी के बेस पे जो लग रहा है कि कौन बन सकता है। जिस तरह से सुधांशु जी ने भी कहा कि वेणुगोपाल हैं, वो काफी सेकंड पोजीशन पर हैं, तो वेणुगोपाल पर भी मुझे लगता है कि सबकी नजर होगी, और यही लगता है कि सरकार की भी नजर होगी। वो भी इस बात को बोल जरूर नहीं रही है, लेकिन वो भी इस इंतजार में है कि माओवादियों का अगला महासचिव कौन बनेगा, जिस पर हमें लगता है कि आज हमारी बातचीत का प्रमुख मुद्दा भी यही था कि माओवादियों के संगठन का अगला सुप्रीम लीडर बनेगा कौन। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेणुगोपाल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नथानियल साहब, एक बड़ा सवाल, अगर यहाँ परिवर्तन होता है, नक्सलियों के सुप्रीम लीडर का ऐलान हो जाता है, तो जाहिर है कि एक बार और एक नई एनर्जी आएगी उनके खेमे में। शॉर्ट में प्लीज। एक तो है कि इस वक्त उनके पास कोई ऐसे टॉप लीडर है नहीं जो कि डायरेक्शन दे सके इन लोगों को कि कैसे कार्रवाई करनी है, लेकिन यह है कि कुछ ही दिनों में इन लोगों का कोई ना कोई लीडर चुना जाएगा। इसमें ना केवल वेणुगोपाल है, लेकिन तिरुपति भी है और भी कई हैं, जैसे लक्ष्मण राव। तो ऐसे लीडर्स कोई ना कोई बन सकता है, और एक बार एक लीडर चुना जाता है तो वो दिखाना चाहेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, और अपने डायरेक्शन देगा सबको, और कोशिश करेगा कि दोबारा इनको एक फर्म ग्राउंडिंग पे ले आए। लेकिन ये है कि जो भी लीडर बनेगा उसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस का फोकस रहेगा, और उसके मारे जाने का अंदेशा भी ज़्यादा बढ़ जाता है जो भी लीडर बन जाता है। जैसे बसवराजू के ऊपर फोकस था और उसको मार दिया गया। तो इस तरीके से कोई ना कोई लीडर तो बनेगा, लेकिन वो अपना लीडरशिप दिखाने के लिए कि अभी हम ख़त्म नहीं हुए, हम लोग अभी भी बिल्कुल हमारे हम में जान है, ये दिखाने के लिए कुछ ना कुछ डायरेक्शन देंगे और कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेंगे जी। और जहां तक पीस टॉक्स की बात है, ये आके सरेंडर करने के बाद भी टॉक्स तो गवर्नमेंट के साथ कर ही सकते हैं। सरेंडर्ड जो मिलिटेंट्स हैं उन लोगों के लिए कोई मना तो नहीं है कि सरकार के साथ बातचीत नहीं कर सकते। अभी मणिपुर वगैरह में भी आप देखिएगा पीस टॉक्स चल रहे हैं, तो और वहाँ पे जो उनकी मांगे हैं उनको उनके ऊपर गवर्नमेंट जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रही है। उसी तरीके से ये एक बार सरेंडर कर दें तो इनके जो विचार हैं, इनके जो मांगे हैं, उनके ऊपर भी विचार किया जा। लेकिन अब भी चुनौतियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं देता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एमपी नथानियल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी, विकास तिवारी हमारे सहयोगी, नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी, और शुभ्रांशु चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने भी और नक्सली खेमे में भी, लेकिन इन सब के बीच देखना होगा कि नक्सलियों का अगला सुप्रीम लीडर कौन होता है और उसके आने के बाद वहां क्या कुछ चीजें बदलती हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी सुरक्षा बलों पर, हमारी सरकारों पर और इस टारगेट पर भी पड़ सकता है। नमस्कार।